सो हेलो एवरीवन, हम कहाँ थे? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो कल हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, बायोडाइवर्सिटी क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की विच इज़ गिवन बाय द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी CBD विच इज़ बीइंग एक्सेप्टेड इन द UN अर्थ समिट 1992, राइट। फिर हमने बायोडाइवर्सिटी का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन था ये। दिस वाज न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें हमने देखा बैक्टीरिया का नंबर, प्रोटो एनिमल्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, फंजाई, प्लांट्स, ये सब चीज़ें हमने देखी। ये इनका नंबर न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन था। उसके बाद हमने ये ग्राफ देखा। ग्राफ में हमने ये जाना कि सबसे ज़्यादा आपके क्या हैं, आर्थ्रोपोडास और इन्वर्टिब्रेट्स 48%। टोटल बायोडाइवर्सिटी में 48% रोल इन दोनों का है, ठीक है। उसके बाद हमने एल्गी और क्रस्टेशियंस ऑर्गेनिज्म ये सब देखे थे कि इनके बाद इनका रोल है। फिर फंजाई 17% हैं। तो इस तरीके से हमने एक न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन कल बायोडाइवर्सिटी का देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखा। पहले हमने जाना कि बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन होते हैं। तो हमने क्या देखा था, टेम्परेचर अफेक्ट करता है। आपने देखा कि जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं अर्थ के, यहाँ पर चूंकि टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हाई रहती है। और जो हायर लैटिट्यूड्स हैं पोल्स के पास के, वहाँ पर चूंकि टेम्परेचर जो है वो हार्श क्लाइमेट है तो आपको दिखता है यहाँ बायोडाइवर्सिटी कम है, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो आपने कल समझी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टेम्परेचर के अलावा कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो अफेक्ट करता है। तो वो एक फैक्टर था आपका प्रेसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल। जब रेनफॉल ठीक होता है, अच्छा होता है, तो बायोडाइवर्सिटी आपको अच्छी देखने को मिलती है। रेनफॉल कम होगा, हार्श क्लाइमेट होगा, डेजर्ट एरिया होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलेगी। उसके बाद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड फैक्टर है एक, हमने बताया था एल्टीट्यूड कैसे फैक्टर है। एल्टीट्यूड ऐसे फैक्टर है कि अगर एल्टीट्यूड जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होती जाती है। लोअर एल्टीट्यूड में जहाँ हाइट कम होती है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आपको रिच मिलती है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, ये आपका ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया है, इस गैंजेटिक प्लेन में आपको बायोडाइवर्सिटी हाई मिलती है, ठीक है। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं आपको बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। तो ये आपका अगला एल्टीट्यूड फैक्टर हो गया। किसी भी माउंटेन के वैसे भी आप दे सकते हैं। माउंटेन के जो लोअर एल्टीट्यूड के रीजन होते हैं, जो फुट होता है माउंटेन हिल का फुट, वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी अच्छी देखने को मिलती है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। तो एक फैक्टर एल्टीट्यूड था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आपका सॉइल। जाहिर सी बात है, जब सॉइल अच्छी होगी, सॉइल ठीक होगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे तो डेवलपमेंट होगा प्लांट्स का। हर्बीवोर्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, हर्बीवोर्स पे फिर डिपेंडेंट रहने वाले कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स, ये सब होंगे। और जब ये सब होंगे तो एक फूड चेन सस्टेन करेगी और बायोडाइवर्सिटी हाई होगी। तो ये आपने सॉइल देखा, सॉइल कैसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। उसके बाद आपने ज्योग्राफी को जाना था और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज। मैंने आपको बताया था कि फूड चेन के सस्टेन रहने के लिए अदर स्पीसीज की ज़रूरत है। टाइगर अगर किसी हैबिटाट में रहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका जो फूड है, ठीक है, बाकी एनिमल्स उनकी भी प्रेजेंस वहाँ पर होनी चाहिए, तभी टाइगर रह पाएगा। यानी कि फूड चेन सस्टेन हो पाएगी, और जब फूड चेन सस्टेन हो पाएगी तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपका एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। हेमीस्फेयर, हेमिस्फेयर मैंने आपको बताया था कि जो आपका साउदर्न हेमिस्फेयर है, यहाँ पर कंपैरेटिवली बायोडाइवर्सिटी जो है वो हाई होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर लैंड मास ज़्यादा है, ठीक है,
इंटरफेरेंस ज़्यादा है ह्यूमंस का, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको जो है बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी हाई देखने को मिलती है, क्योंकि लैंड मास कम है, लैंड मास कम है, साथ ही ह्यूमन इंटरफेयर्स अभी कम है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से साउदर्न हेमिस्फेयर में एक्वेटिक रीजन है टोटल, ठीक है, टोटल इन द सेंस ज़्यादातर, तो इस वजह से आपको साउदर्न हेमिस्फेयर में जो है बायोडाइवर्सिटी हाई देखने को मिलती है। चलिए, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था बायोडाइवर्सिटी का। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पता चले कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो रेलेवेंट है या नहीं है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड्स एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड्स। बताइए ये चीज सही होगी कि नहीं? ऑब्वियसली ये सही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं उनमें आपको बायोडाइवर्सिटी हाई देखने को मिलती है, पोलर एरिया या हाई लैटिट्यूड में आपको बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है। तो ये बात आपकी सही हो गई। दूसरा, along the mountain gradients biodiversity is normally greater in the lower altitude as compared to the higher altitude। एल्टीट्यूड के हिसाब से, हाइट के हिसाब से लोअर हाइट पर बायोडाइवर्सिटी हाई होती है और ग्रेटर हाइट पर बायोडाइवर्सिटी लो होती है। ये बात भी सही है, तो इसका मतलब इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए एक बेस क्रिएट करता है, यानी कि एक आधार बनाता है, जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी जो बेस बनाता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। बताइए क्यों, ऐसा क्यों? मतलब ये बात तो सही है कि बायोडाइवर्सिटी जो बेस बनाएगा ह्यूमन एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन कैसे? क्वेश्चन है कैसे, ठीक है। तो पहला है आपका कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, इस वजह से। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कम करता है इस वजह से। रिसाइकलिंग करता है वेस्ट का इस वजह से, और पॉलिनेशन करता है क्रॉप्स का, इन सब वजह से। यानी कि इन वजहों से, किन किन वजहों से आपको लगता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए, सॉइल फॉर्मेशन, डेफिनेटली यस, सॉइल फॉर्मेशन करता है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो सॉइल फॉर्मेशन करता है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो सॉइल फॉर्मेशन नहीं है। तो जब सॉइल फॉर्मेशन करेगा तो आप एक बात बताइए, सॉइल बन गई, अब जब सॉइल बन गई तो इस पे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं ह्यूमंस भी, ठीक है, फूड वगैरह, क्रॉप वगैरह होती हैं, तो इसका मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो गया, तो इसका मतलब ये सही हो गया, ठीक। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, बिल्कुल सही। आपने पढ़ा, आपने देखा होगा कि कोई प्लांट है वो क्या करता है, जब आप घर में प्लांट लगाते होंगे ना तो आपने एक चीज देखी होगी, अगर आप उसको उखाड़ो या कुछ करो ना तो बहुत सारी मिट्टी उसके साथ बंधी हुई आती है प्लांट के साथ। इसका मतलब क्या करता है वो, कि सॉइल को बांधे रखता है। अब जब सॉइल को बांधे रखेगा तो सॉइल इरोड नहीं होगी, यानी कि वहां से सॉइल नहीं जाएगी, सॉइल नहीं जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स बचे रहेंगे, और न्यूट्रिएंट्स बचे रहेंगे तो बाकी प्लांट्स भी ग्रोथ करेंगे, और जब प्लांट्स ग्रोथ करेंगे तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब ये भी सही है। आपने देखा होगा कि प्लांट, जब भी प्लांट या तो उखाड़े जाते हैं, या आपने कभी किसी से पौधा खरीदा हो, जो पौधे बेचने वाले आते हैं उनसे अगर आपने पौधा खरीदा हो तो आपने एक चीज देखी होगी, पौधे के साथ बहुत सारी मिट्टी बंधी हुई होती है। क्यों? इसी वजह से कि प्लांट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो पौधा बांधे रखता है। अगर आप जमीन में से कोई प्लांट उखाड़ेंगे ना तो बहुत सारी मिट्टी उसके साथ उखड़ के आती है, तो प्लांट जो है वो मिट्टी को बांधे रखता है, यानी कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, रोकता है।
तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल रीजन है, तो दूसरा भी सही। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, प्लांट ये भी करता है, वेस्ट की रिसाइकलिंग करता है प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स जो है वो वेस्ट की रिसाइकलिंग भी करता है। जैसे देखिए रिसाइकलिंग कैसे, एक प्रोसेस आपने पढ़ी, अभी आपने आगे जाके पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा फाइटो रेमिडिएशन। अब ये फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है? फाइटो रेमिडिएशन कुछ नहीं होता है, जो पोल्यूशन होता है ना उसको कंट्रोल करने का एक प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, जिस सॉइल में पोल्यूशन होते हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन कैसे आते हैं, जो फार्म एग्रीकल्चर वगैरह होता है, उस एग्रीकल्चर में बहुत सारे आपने देखा होगा केमिकल्स वगैरह यूज किए जाते हैं। अब जब वो केमिकल्स यूज किए जाएंगे तो वो सब सॉइल में पड़े रहेंगे, और जब वो सॉइल में पड़े रहेंगे तो वो सॉइल को पोल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसमें लगा देते हैं एक प्लांट। अब आपको पता है कि जब प्लांट लगेगा तो वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स खींचेगा, तो यानी कि वो जो पोल्यूशन था वो उसको खींच के ये प्लांट अपने में कैप्चर कर लेगा। जब ये कैप्चर कर लेगा तो इसको उखाड़ के अलग कर लिया जाता है और इससे बायोमास वगैरह एनर्जी बना ली जाती है, ठीक है। मतलब उसको जला के हम एनर्जी भी बना लेते हैं साथ ही साथ में, या खाद बना लेते हैं, मैन्योर्स बना लेते हैं बायो कंपोस्टिंग करके, ठीक। तो आपने देखा रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट भी करता है, ये साइकिल को रिसाइकिल कर देता है, जो वेस्ट होता है उनको रिसाइकिल कर देता है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, बायोडाइवर्सिटी ये भी करती है, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप में हेल्प करती है। कैसे? देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारी चीजें, यानी कि तितलियां वितलियां, जिस जगह ये सब कुछ होगा, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हाई होगी, वहां पर तितलियां होंगे, वहां पर भौरे होंगे, वहां पर और सारे स्मॉल या पॉलिनेटर्स होंगे। पॉलिनेटर्स मतलब ये जो कीट जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, भौरे, तितली और छोटे छोटे कीट, अगर ये सब प्रेजेंस होंगे, यानी कि ये तभी प्रेजेंस होंगे जब बायोडाइवर्सिटी होगी। और जब ये प्रेजेंस होंगे तो ये क्या करते हैं कि मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस पर ये फूल है कोई, तितली इस पर बैठेगी, ठीक है, इसमें जो चीजें होंगी जो इसके फुहारे से होंगे, ठीक है, या सीड्स होंगे, उनको ये अपने साथ ले जाएगी और दूसरे कहीं जाके ये उसको जमीन में या कहीं भी डाल देगी, ठीक है, अनइंटेंशनली या कुछ भी कह लीजिए आप, यहां पे इसने छोड़ दिया। अब जब वो सीड्स जो है वो इस जमीन पर यहां आ गए, तो यहां पर कुछ दिन बाद पानी मिला, सनलाइट मिला, सब कुछ मिला, तो यहां पर भी एक सेम प्लांट यहां पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी फिर क्या कर रही है, अगेन बायोडाइवर्सिटी क्रिएट कर रही है। बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट ये छोटे छोटे इंसेक्ट, तितली वगैरह, इन सब ने क्या किया, किसी प्लांट पे बैठ के उसको दूसरी जगह जर्मिनेट कर दिया, वो सीड्स दूसरी जगह हुए, दूसरा प्लांट हो गया, और इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी फिर आ गई। तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन आपके ठीक हैं, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। तो बायोडाइवर्सिटी देखिए किस तरीके से ह्यूमन एग्जिस्टेंस को पॉसिबल कर रही है आपके सामने इंपॉर्टेंट रीजन इस बात का। तो ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, हमने पढ़ लिया था, तो बायोडाइवर्सिटी की कुछ सर्विसेज, सर्विसेज मतलब सेवाएं। बायोडाइवर्सिटी आपको क्या क्या सर्विसेज दे रही है, पीछे वाले क्वेश्चन से ही आपको क्लियर हो गया होगा कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बायोडाइवर्सिटी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको कैटेगराइज फॉर्म में पढ़ लेंगे कि इकोसिस्टम सर्विसेज कौन सी देती है बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल सर्विसेज कौन सी दे रही है, और सोशल सर्विसेज कौन सी दे रही है, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है कुछ टाइप की, तो हम जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हमको किस किस तरीके की सर्विसेज देती है। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम सर्विस है। इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब जो इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से रोल प्ले करती है, ठीक है। और इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, आपने देखा होगा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट सब आते हैं, ठीक है। और ये वाटर किस तरीके का हो गया, एक अबायोटिक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से हेल्प करती है वाटर रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने में, देखो ऐसे, किसी सॉइल में अगर एक प्लांट होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो पानी है इसको कंज्यूम करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और उसको नीचे लीचिंग के थ्रू वो पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए ऐसी जगह जहां पर ये प्लांट हो ही नहीं, तो क्या करेगा, जैसे आपके ऐसे एरियाज जो मेट्रो सिटीज हैं या कुछ भी जहां पर प्लांट वगैरह की जो है एग्जिस्टेंस कम है, तो क्या होगा,
जो पानी बह रहा था वो जो इसने कैप्चर कर लिया, ये कैप्चर ही नहीं करेगा और ये रन ऑफ होके बाहर चला जाएगा या यहाँ से निकल जाएगा। तो प्रोटेक्शन कर रहा है वाटर रिसोर्स को। आई बात समझ में? किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में बहुत कुछ आता है, प्लांट्स ही नहीं। देखिए वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड ये तो फॉरेस्ट आपने पढ़ लिए, एक तरीके का फॉरेस्ट हो गया कि फॉरेस्ट किस तरीके से वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक, प्लांट्स वगैरह। अब देखिए वेटलैंड, वेटलैंड को फिल्टरेशन बोला जाता है, मतलब एज अ फिल्टर काम करता है वो। पानी को एक तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर को वो रिचार्ज करता है। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब क्या होता है? रिचार्ज, जैसे आप अपने फोन में रिचार्ज करते हैं ना, बार बार रिचार्ज करते हैं इस वजह से ताकि आप उसको यूज कर पाए। ऐसे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का मतलब है कि ग्राउंड वाटर को बार बार जो है वो रिचार्ज करता है ताकि लोग उसको यूज कर पाए, वाटर मेंटेन रहे नीचे ग्राउंड में, ठीक है। तो वेटलैंड एक बहुत बड़ा काम ये करता है। इवन ग्राउंड वाटर को रिचार्ज तो करता ही करता है, साथ ही साथ में उसको फिल्टर भी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन आपकी वाटर रिसोर्सेज की, ठीक। कोई डाउट है किसी को? आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीजें। चलिए अगला काम क्या करता है? सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन। अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो है वो सॉइल फॉर्मेशन और प्रोटेक्शन करता है। देखिए फॉर्मेशन में भी एक रोल प्ले करता है और प्रोटेक्शन में भी। बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है? सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे है? सॉइल फॉर्मेशन दो प्रोसेस से होता है। एक प्रोसेस है जिसका नाम है वेदरिंग और एक प्रोसेस है जिसका नाम है इरोजन, ठीक है। अपक्षय और अपर्दन, ये दो प्रोसेस होती हैं। ये क्या होता है? कोई चट्टान है, ठीक है, सनलाइट के आने की वजह से या किसी भी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ये चट्टान टाइम के हिसाब से टूटने फूटने लगती है, ठीक है। इसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। जब ये क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है हवा की वजह से, हो सकता है पानी की वजह से या और किसी फैक्टर की वजह से। अब ये जो क्रैक्स आए हैं और ये जो टूटी फूटी है, ये जो चट्टान के पार्टिकल्स हैं वो बह के कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये एक सॉइल, कुछ टाइम के बाद ये एक सॉइल को फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। इसी वजह से आप देखते हैं कि चूंकि चट्टानों में नाइट्रोजन और फास्फोरस और ये सब चीजें होती हैं, मतलब चट्टान में कई बार क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी होती है। इसी वजह से इंडिया में आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे यहाँ सॉइल फॉर्मेशन होता है उसमें ज्यादातर में नाइट्रोजन की कमी मिलती है, यही वो रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी ये काम कर रही है, सॉइल फॉर्मेशन भी कर रही है और प्रोटेक्शन भी कर रही है। प्रोटेक्शन मैंने आपको बताया था कैसे कर रही है प्रोटेक्शन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब प्लांट्स और ये सब हैं वहां पर, और जब प्लांट्स वगैरह हैं तो वो क्या करेंगे? सॉइल को बांधे रखेंगे, तो उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ में बायोडाइवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन के लिए भी, ठीक। अब ये इकोसिस्टम सर्विस हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इकोसिस्टम को सस्टेन कर रही है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड रिसाइकल। न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड रिसाइकल, बिल्कुल। आप आगे जाके पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। ये कुछ साइकिल होती हैं, ये न्यूट्रिएंट साइकिल है। और बायोडाइवर्सिटी है तभी ये जो कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मेंटेन रहते हैं। इनका जो अमाउंट है वो हमारे उसमें रिसाइकिल होके मेंटेन रहती है अर्थ में, ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो ये काम भी करते हैं, न्यूट्रिएंट स्टोरेज और स्टोरेज भी करते हैं उनका, और रिसाइकलिंग भी करते हैं। अगर आपको और समझना है डिटेल में तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि कैसे। देखिए कैसे स्टोरेज करते हैं ये। सॉइल है ये, सॉइल में एक प्लांट, ये ग्रोथ कर गया, ग्रोथ कर गया ये। अब जब ये ग्रोथ कर गया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या और भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू ये नाइट्रोजन को यहां फिक्स कर देगा, ठीक है।
नाइट्रोजन को यहाँ फिक्स कर देगा। अब नाइट्रोजन को यहाँ फिक्स कर देगा तो एक टाइम के बाद ये इसको स्टोरेज कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कुछ टाइम बाद ये प्लांट जो है वो डेड हो गया, फिर ये इसी सॉइल में दब गया। अब जब ये इसी सॉइल में दब गया तो इसमें नाइट्रोजन वगैरह थे, नाइट्रोजन सल्फर वगैरह, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इसमें थे, इसने ये सब प्रोसेस से यहाँ पर लिए थे। अब जब ये इसमें दबा तो टाइम के हिसाब से क्या हो गया, ये सब नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह ये सब सॉइल में फिर दब गए, कैप्चर हो गए, ठीक है। फिर कुछ साल के बाद यही प्लांट वगैरह मान लीजिए कोल बन गए, उनका आपने एक्सट्रैक्शन किया, जमीन से निकाला, आपने उसको यूज किया एज अ फ्यूल, और फिर से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह आसमान में रिलीज हो गई, ठीक है। इसी वजह से आप देखते हैं कि चूंकि प्लांट में नाइट्रोजन और सल्फर होता है और वो प्लांट मर जाते हैं और वो नीचे दब जाते हैं, तो जो कोयला बनता है उसके जलने से नाइट्रोजन नॉक्स और सॉक्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट स्टोरेज कर रहे हैं और रिसाइकिल कर रहे हैं, वापस से यही सब प्रोसेस वापस चलती रही, ठीक है। अगला है पॉल्यूशन ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है, बिल्कुल होता है, ये पॉल्यूशन को रोकने के लिए कहा जाता है प्लांट्स लगाइए। आपने देखा होगा रोड पे पॉल्यूशन सिर्फ एक तरीके का नहीं होता, एयर पॉल्यूशन वगैरह यही सब बहुत कुछ होते हैं, साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन जो है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप रोड पे जाते हैं तो बहुत सारे चारों तरफ आपको प्लांट्स मिलते हैं, ऐसे क्यों मिलते हैं, बहुत सारी वजहें होती हैं उनकी। एक वजह ये भी होती है पॉल्यूशन ब्रेकडाउन, जो गाड़ियां चल रही होती हैं वो बहुत सारा नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, ये प्लांट जो है वो नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और भी एयर पॉल्यूशन को भी ये कंट्रोल करते हैं। मैंने बताया था आपको फाइटो रेमिडिएशन, अभी इसी वजह से बताया था फाइटो रेमिडिएशन। क्या किया जाता है, मान लीजिए सॉइल में कोई पॉल्यूशन है, उसको हमको निकाल के बाहर करना है सॉइल में से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एक प्लांट लगा दिया, वो प्लांट जो है वो इस पॉल्यूशन को सॉइल से खींच लेगा, फिर उसको उखाड़ के हमने बायोमास में कन्वर्ट कर दिया या किसी भी और काम में ले लिया, तो यहाँ से मिट्टी से जो है वो पॉल्यूशन हट गया। तो ये पॉल्यूशन ब्रेकडाउन में भी काम आ रही है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए आगे है आपका कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी। डेफिनेटली यस, इतनी सारी चीजें कर रही हैं तो क्लाइमेट की स्टेबिलिटी बनाए रखेगी नहीं रखेगी। क्लाइमेट की स्टेबिलिटी इन द सेंस, देखिए पौधे होंगे, बायोडाइवर्सिटी होगी, एनिमल्स होंगे, सारी चीजें होंगी, तो जो वेदर है, टेम्परेचर है, और सारे जो वेदर क्लाइमेट के फिनोमिना हैं वो मेंटेन रहेंगे। आपने एक बात सुना होगा अभी कि क्यों बोला जा रहा है कि प्लांट लगाइए, बार बार बोला जाता है प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स लगाइए, क्यों बोला जाता है, कि बोले टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। प्लांट्स काटे जा रहे हैं, CO2 रिलीज हो रही है, प्लांट CO2 को कैप्चर करते हैं। प्लांट्स के बारे में बोला जाता है कि ये कार्बन स्टॉक होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं उनको कार्बन स्टॉक बोला जाता है। कैसे, देखो ये एक प्लांट है, ये क्या करेगा, CO2, आपको पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, अब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या करेंगे, CO2 को करेंगे कैप्चर, CO2 को कैप्चर करेंगे, नीचे जाके स्टोर कर देंगे, तो कार्बन स्टॉक हो गए ये। अब आपने क्या किया, प्लांट उखाड़ दिए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया या फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन कर दिया। जब आपने ये काम किया तो जो CO2 अब कैप्चर हो रही थी वो कैप्चर ना होके हो गई एमिशन बन गई, और ये एटमॉस्फेयर में जाने लगी। जब ये एटमॉस्फेयर में जाने लगी तो क्या किया, CO2 एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं, जो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, ठीक है। जब ये ग्रीन हाउस गैस हुई तो इसने क्या कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग कर दी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ना। जब इन टोटल ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। इसने ग्लोबल वार्मिंग कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ये रिस्पॉन्सिबल हो गया फिर क्लाइमेट चेंज के लिए। तो देखिए आप, बायोडाइवर्सिटी क्या कर रही है, क्लाइमेट की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर रही है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रख रही है। चलिए आगे है मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम बाय डीकंपोजिंग वेस्ट, डेड एंड डिकेड मटेरियल। मैंने आपको बताया था फिर से, ये इकोसिस्टम को मेंटेन कर रखती है कैसे,
डिकम्पोजिशन वगैरह से। डिकम्पोजिशन क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जैसे प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स और एनिमल्स, कई बार ये डेड हो गए मान लो, तो ये क्या होते हैं, दब जाते हैं सॉइल में, और सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनका डिकम्पोजिशन कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो या फिर डिकम्पोजर्स कह लो, ये इनका कर देते हैं डिकम्पोजिशन। जब इनका डिकम्पोजिशन कर देते हैं ये, तो क्या होता है, जो इसमें प्लांट्स में न्यूट्रिएंट थे वो अब सॉइल में कैप्चर हो जाते हैं, ये सॉइल में कैप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन करके मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? अगला है रिकवरी फ्रॉम अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। बिल्कुल करते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिकवरी करते हैं। कैसे बताए कोई? अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स से कैसे रिकवरी करते हैं ये? मैंग्रोव्स का नाम सुना है आप लोगों ने? अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स कैसे होते हैं? जैसे साइक्लोन आ गया, चक्रवात, ठीक है, या और सारी फ्लड हो गया, ठीक। अगर बायोडाइवर्सिटी है वहां पर, ठीक है, तो क्या करेगी वो, इस तरीके के जो इवेंट्स होंगे ना उनसे रिकवरी कर देगी, रिकवरी में हेल्प कर देगी। कैसे रिकवरी में हेल्प करेगी? देखिए, ये आपका कोई कोस्टल रीजन है, यहां पर पेड़ वगैरह अच्छे हैं, ठीक है, मैंग्रोव्स हैं, इन सब की प्रेजेंस है, ठीक है। अब जब इन सब की प्रेजेंस है तो ये जो पीछे का एरिया है, ठीक है, तो अगर कोई साइक्लोन आया तो पहले उसके इंपैक्ट को ये झेल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पीछे डायरेक्ट इंपैक्ट जो पीछे की ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ना उस पर कम रहेगा, क्योंकि ये झेल लेंगे, ठीक है। जब ये झेल लेंगे तो इन पर इंपैक्ट कम आएगा, ठीक। आगे आप देखेंगे कि मान लीजिए कि फ्लड आया किसी जगह पे, और उस फ्लड के साथ में गंदगी आ गई, ठीक है, बहुत सारे सिल्टेशन आ गया, डिपोजिशन आ गया, वो कहीं जाके जम गया सॉइल में। अब जब वो जम गया तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है कहा जाता है कि बढ़ जाती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट ज्यादा आ गए तो बढ़ जाएगी। कुछ रिसोर्सेज, वाटर वगैरह के रिसोर्सेज मान लीजिए कंटेमिनेट हो गए, ठीक है, या फिर कोई पॉन्ड था उसमें साफ पानी था, फ्लड की वजह से वो गंदा हो गया, ठीक। अब अगर ये बायोडाइवर्सिटी हुई वहां पर, तो ये फिर से इस पॉन्ड को रिकवर कर लेगी कुछ टाइम के बाद में, पानी को साफ कर देगी, ठीक है। ये है रिकवरी, रिकवरी भी है और साथ ही साथ में लिखिएगा यहाँ पे रेगुलेशन भी, रिकवरी प्लस रेगुलेशन, दोनों, ये दोनों करते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपने पढ़ी इकोसिस्टम सर्विसेज, जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए थे। अब इसके कुछ बायोलॉजिकल सर्विसेज भी होती हैं, बायोडाइवर्सिटी की कुछ बायोलॉजिकल सर्विसेज भी होती हैं। ये बायोलॉजिकल सर्विसेज क्या होती हैं? देखिए, फूड एंड शेल्टर, बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी फूड देती है, बिल्कुल देती है, जरूरी नहीं है प्लांट्स ही फूड दे रहे हैं, प्लांट्स पे जो डिपेंडेंट एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट कुछ और एनिमल्स हैं, ठीक है, तो फूड सबको मिल रहा है, तो फूड दे रहे हैं, हाँ, शेल्टर भी देते हैं, बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी आपको शेल्टर दे रही है, शेल्टर मतलब जगह रहने की, ठीक है, तो ये प्रोवाइड करते हैं, ये इसकी बायोलॉजिकल सर्विस होगी। मेडिसिनल रिसोर्सेज, आपने देखा होगा जैसे हिमालयन इकोसिस्टम है या फिर आपके वेस्टर्न घाट हैं, या बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं आपके इंडिया में ही जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है, अभी हमको पता भी नहीं कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, कि वैसे भी आपने घरों में नाम सुने होंगे, तुलसी, नीम, ठीक है, बबूल, ठीक, ये सब क्या है, इनकी मेडिसिनल वैल्यू है ना सबकी, तो मेडिसिनल रिसोर्सेज आपको इसी बायोडाइवर्सिटी की वजह से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये है
पूरा जो आपका कौन सी वो है मेडिकल में, ये आप होता है ना ये आयुर्वेदा, पूरा आयुर्वेदा इन्हीं इसी बायोडाइवर्सिटी की इसी उस पर टिका हुआ है। हर किसी जो पेड़ है, प्लांट एनिमल हैं, इनके सबके अपने अपने यूजेस हैं। ठीक है, छोटी छोटी मछलियाँ यूज होती हैं हेल्थ में। ठीक है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। तो मेडिसिनल रिसोर्सेज भी हैं ये। वुड, बायोडाइवर्सिटी से लकड़ी मिल रही है आपको, बायोडाइवर्सिटी की वजह से आपको बैम्बू, बांस वगैरह ये सब मिल रहा है, तो वुड भी मिलता है आपको। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मिलते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मत कहिए आप, ऑर्नामेंट, बायोडाइवर्सिटी की वजह से आप सीप, ठीक है, बहुत सारे आपके ऑर्नामेंट्स मिलते हैं कोस्टल एरियाज में, आप जाते हैं तो वहाँ पर। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी है इसी वजह से तो मिल रहे हैं वो। ठीक है, मोती वगैरह कहाँ से आ रहा है, यहीं से तो आ ही रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी दे रही है आपको ये सब चीज़ें। ब्रीडिंग स्टॉक्स, पॉपुलेशन, रिजर्वायर्स, बिल्कुल पॉपुलेशन के एग्जिस्टेंस के लिए बायोडाइवर्सिटी हेल्प कर रही है और रिजर्वायर भी क्रिएट कर रही है। ठीक है, पानी वगैरह को जो है क्या करके स्टोरेज करके रिजर्वायर वगैरह क्रिएट कर रही है। फ्यूचर रिसोर्सेज, डेफिनेटली यस, फ्यूचर रिसोर्सेज। आपने एक जगह बंजर जमीन को फर्टाइल करके वहां पर एक फॉरेस्ट लगा दिया। एक कहावत है, आप वेस्टर्न यूपी में जाएंगे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर कोई आम का पेड़ लगाया जाता है तो वो जनरेशन उसका फ्रूट नहीं खा पाती है, अगली जनरेशन खाती है। ठीक है, तो यही वाली बात हो गई, किसी ने वो बाग लगा के, ठीक है, गार्डन लगा के आम का और छोड़ दिया, आने वाली जनरेशन उसका फायदा उठा रही है उसी बाग से। ठीक है, तो ये आपके फ्यूचर रिसोर्सेज भी, साथ ही साथ में डाइवर्सिटी इन जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी होगी तो आपको देखने को मिलता है जीन्स में। आपको बायोडाइवर्सिटी कैसे, आपको मंकी, कितने सारे टाइप के मंकीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने सारे टाइप की आपको गिलहरी देखने को मिलती हैं, बहुत सारे टाइप के आपको स्नेक्स देखने को मिलते हैं। तो जीन में वेरिएबिलिटी है। मैंने डेफिनेशन में भी पढ़ाया था, जो तीसरा पार्ट था वो इसी की तो बात करता था, डाइवर्सिटी इन बिटवीन द स्पीसीज एंड इन द स्पीसीज। तो जीन्स में वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। स्पीसीज आपको बंदर भी मिल रहे हैं देखने को, हाथी भी मिल रहे हैं, ठीक है, सांप भी मिल रहे हैं, केचुए भी मिल रहे हैं, ठीक है, स्नो लेपर्ड है, ठीक, बहुत सारे बर्ड्स हैं, इतने सारे। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी और साथ ही साथ में इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। कहीं ग्रासलैंड्स हैं, कहीं डेजर्ट एरिया है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं मैंग्रोव्स हैं, कहीं एस्चुरी सॉरी क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स हैं। तो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है। तो ये इसकी बायोलॉजिकल सर्विसेज है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी कौन कौन सी सेवाएं दुनिया को और हम लोगों को दे रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस और उनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजिकल सर्विसेज हो गई। आगे हम पढ़ेंगे आपके सोशल सर्विसेज। ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि सोशल सर्विसेज किस तरीके की होती हैं। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। आगे हम सोशल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ आगे की चीज़ें और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।